हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में भी, हम आप देख चुके होंगे कि सीटेट से जो रिलेटेड था, जो हमारी वीडियो थी वो सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था जो 2022 यानी जनवरी 2022 में। तो पिछली वीडियो में हमने 3 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि आपका हो गया था। आपका जो है मैथ हमने करा दिया, आपका उसमें ईवीएस करा दिया और सीडीपी करा दिया। और दोस्तों आज है हिंदी का जो है आप क्वेश्चन पेपर है, जो आपको ये ऊपर के जो मैथ ईवीएस और सीडीपी के जो क्वेश्चन पेपर है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज लेके चलेंगे हिंदी। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर था, उसे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके आंसर भी बताएंगे विद ऑथेंटिक आंसर की के मुताबिक। तो दोस्तों ये लिखा है यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट में आपका जो ये लेके आए हैं ये था हमारी हिंदी। तो हिंदी का क्वेश्चन है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका ये कराया था 3 जनवरी 2022 को। तो सबसे पहले आ जाता है गद्यांश। तो गद्यांश थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ठीक से पहले गद्यांश पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर क्वेश्चन को पढ़कर उनके आंसर देंगे। तो लिखा है कि उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है। इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को परिपूर्ण रूप से विश्राम मिल जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे बात की गई है उपवास यानी व्रत रखने की, और उससे जुड़ी जो है लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं, उससे बात कही गई है। तो विश्राम मिलता है तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो भूख स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। भूख न रहने पर भोजन क्रिया किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती है। तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है गद्यांश, तो इसी के अनुसार कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे और इसी के अनुसार से हम उनके आंसर भी देते चलेंगे और डिस्कशन भी करते चलेंगे। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है कि उपवास का संबंध किससे है। तो आपने पढ़ा दोस्तों केवल धार्मिक अनुष्ठान से बिल्कुल नहीं, केवल स्वास्थ्य से बिल्कुल केवल नहीं लेंगे दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठान एवं स्वास्थ्य दोनों से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो स्वास्थ्य पर या धार्मिक विधि विधान। तो आपको दोस्तों ऑप्शंस उसमें भी देखा होगा पैराग्राफ में, वो स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसका आंसर स्वास्थ्य पर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे लिखा है कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। रोगों से लड़ने की शक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, तीव्र भूख लगती है, विजातीय पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि आपका हो जाएगा, इसमें एक बार दोस्तों पैराग्राफ में देख लेंगे क्या लिखा है कि इसमें क्या होगा। तो आपका पैराग्राफ में लिखा है कि हाँ दोस्तों, बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें यही आ जाएगा आपका 93 आंसर में आ जाएगा आपका रोगों से लड़ने की शक्ति। तो यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा पैराग्राफ के अनुसार भी। आगे चलते हैं दोस्तों। 94 है, लिखा है कि रोगों के लड़ने की संभावना कब कम हो जाती है। जब उपवास रखते हैं, जब मनपसंद भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिल जाता है। पूर्ण विश्राम क्यों मिल जाता है, कब मिल जाता है, ये देखेंगे। लिखा है कि रेखांकित वाक्यांश से तात्पर्य क्या है। तो लिखा है पहला कि आंसर कि पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है। थोड़ा आराम नहीं मिलेगा, पाचन अंग निष्क्रिय होंगे, निष्क्रिय भी नहीं होते, पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि पाचन अंगों का पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद 96 है, लिखा है कि गलत खाद्य पदार्थ का विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं, यानी जो गलत खाद्य पदार्थ होते हैं। यहाँ गलत शब्द या गलत खाद्य पदार्थ से तात्पर्य क्या होगा। जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है। दोस्तों खाने योग्य तो ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी खाने योग्य वस्तु या पदार्थ खाया ही नहीं जाता, तो ये नहीं होगा। जो पदार्थ शरीर को हानि पहुँचाते हैं, जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं, ये भी नहीं होगा। जो पदार्थ शरीर को लाभ पहुँचाते हैं, तो ये भी नहीं होता। ये हो जाएगा जो शरीर को हानि पहुँचाए ऐसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, वे विष का काम करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 97 पर लिखा है विजातीय
सब विजातीय का विलोम शब्द होगा। तो विजातीय का मतलब होगा, विजातीय का अर्थ हो जाएगा दोस्तों विजातीय यानी कई जातियाँ, कई जातियाँ। और इसका यदि विलोम देखें तो कई जातियाँ के जगह समान जातियाँ, तो समान जातियाँ का मतलब हो जाएगा सहजातीय, सहजातीय। तो इसलिए ऑप्शन आपका 2 नंबर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दूषित में कौन सा प्रत्यय लिखा है। दूषित का मतलब दोष युक्त, दोष युक्त को कहेंगे दूषित। तो दोस्तों दोष मूल शब्द हो गया और इत लगते ही इसका आपका हो जाएगा दूषित, जो 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है। अजगण, आहार, अमृत, तो ये आपकी हो जाएंगी संज्ञा, ये नहीं होंगी और ये आपका असली जो हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपके गद्यांश से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो 99 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 99 के बाद देखिए दोस्तों आ जाएगा एक पद्यांश, तो इसे भी ठीक से पढ़ेंगे तब इसका आंसर देंगे। लिखा है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सटीक विकल्प का चयन कीजिए। इसके बाद यहाँ से पढ़ लेते हैं, कुछ पोएम टाइप है। आज जब पहली बार, एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत, जम्मू की किसी कॉलोनी से तो लग रहा है, क्यों आया है तुम्हारा खत, बुरी तरह से भीगा हुआ, अटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने, कि पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे, बड़ा मुश्किल है न बढ़ती उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हों। तो दोस्तों ये किस बारे में लिखा है, एक कवि खत लिखता है अपने मित्र को या अपने जानने वाले व्यक्ति को, तो इसके बारे में चर्चा की गई है और इसी के अनुसार हम आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके आंसर देंगे। पहले देखिए लिखा है कि कविता में किस आदत की बात कही गई है। तो दोस्तों आपने देखा ही है कि परिवार के साथ घूमने की नहीं, दोस्तों के साथ सैर की भी नहीं, प्रतिदिन पत्र नहीं लिखना दोस्तों, पते विशेष पर पत्र लिखने की बात यहाँ पे की गई है। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदतों को बदल देना कठिन क्यों है। क्योंकि दोस्तों आदतों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता, ये गलत हो जाएगा। आदतों के कारण सारे कार्य शीघ्र होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं, यानी जो आदत हमारी पड़ जाती है वो व्यक्तित्व में घुल मिल जाती है, इसलिए ये आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों उसमें लिखा था पोएम में जम्मू से खत लिखने के लिए आया था, तो ये जम्मू में रहते हैं। इसके बाद आगे बात, बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य क्या है। बुरी तरह का तात्पर्य बारिश में भीगने से नहीं था, कविता के अनुसार चिट्ठी पे विस्थापन का दर्द, इसका बुरी तरह भीगने से मतलब था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है। किसी दूसरे के घर के होने की पीड़ा का, ये नहीं होगा। घर के अस्त व्यस्त होने की पीड़ा का, ये भी नहीं होगा। घर के वापसी न होने की पीड़ा का, घर के वापसी न होने की पीड़ा का आंसर आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते, आगे लिखा है कि कुछ शब्द युग्म है, निरर्थक होगा नहीं, पुनरुक्त होगा, यानी जिसकी 2 बार या आवर्ती हो 2 बार आवर्ती हो तो ये पुनरुक्त हो जाएगा, तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे लिखते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं। ये आपका पद्यांश का पोर्शन भी ख़त्म हो जाता है और इसके बाद जो आपका आएगा ये आपका देख लेते हैं क्या नंबर से शुरू होगा। हाँ, कुछ के बाद ये आ जाएगा। यहाँ पे आपका लगभग हमारे आप यहाँ हो गए 15 क्वेश्चन समाप्त, और ये जो आएगा पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पढ़ लेते हैं दोस्तों। लिखा है कि बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था। कुल मिला के दोस्तों इसका सार है कि आज के समय में क्या होता है, बहुभाषिकता को प्राथमिकता दी जाती है, बहुभाषिकता को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इससे जो प्राचीन समय थे तो उसमें बहुभाषिकता को क्या दी जाती है, प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो उसमें क्या माना जाता है बहुभाषिकता को, तो एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में बिल्कुल नहीं माना जाता, एक हस्तक्षेप और बाधा के रूप में माना जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे लिखा है, नेक्स्ट लिखा है कि ट्रांसलैंग्विज्म से तात्पर्य है। ट्रांसलैंग्विज्म का मतलब कि दूसरी भाषाओं में बात करने वाले या उनका उच्चारण करने वाले। तो इसमें लिखा है कि पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पूर्ण बदल देना। ये नहीं देखे दोस्तों, पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था 107वां क्वेश्चन। आगे लिखा है पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना, विभिन्न भाषाओं का एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना, द्विभाषा के नई शब्दावली बनाना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और पहला भी नहीं होगा। ये आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि
भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? रचनात्मक का मतलब क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ जानना चाहेंगे तो लिखा है कि ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। बिल्कुल ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ लेंगे। कुछ नया करने के लिए असंबंध घटक के साथ ये गलत हो जाएगा। शिक्षक की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, ये भी ठीक है कुछ प्रकार से। कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव हो। दोस्तों ये भी कुछ तरीके से सही है, लेकिन खाली संप्रेषणात्मक नहीं, संचार नहीं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारा ऑप्शन लिए बैठा, यानी बहुत सारे सकारात्मक चीज़ लिए बैठा, उस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसमें 1 नंबर में अधिक सकारात्मकता है, इसलिए 1 नंबर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और हुम का मतलब है, एक तो कहते हैं दोस्तों जैसे कि हम किसी बात को कहते हैं अच्छा ये हो गया, और दूसरा हुम का मतलब हाँ से होता है, यानी ऐसे कहेंगे कि जैसे हम किसी बात को सुनते हैं और हुम करते हैं, तो उस तरह के शब्द कौन सुनती है? एक बच्ची है सदफ नाम की, वो सुनती है। जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ऐसे मित्र बुलाने चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेते हैं। दोस्तों ये प्रॉपरली हिंदी की बात नहीं भी हो सकती, लेकिन ये मतलब कि ऐसा मान सकते हैं क्षेत्रीय भाषा के अनुसार जो प्रयोग होते हैं शब्द उनके आधार पर भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए, यानी जो बोली जा रही है उसके उदाहरण ढूंढ लेंगे तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? ये बात ध्यान रखना, चरण नहीं पूछा। नंबर 1 लिखा है विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द व उसकी आकृति है, तो ये पॉजिटिव है, ये ठीक है। विद्यार्थी उन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। जो इसमें नकारात्मक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देते हैं। स्वच्छंद नियंत्रित परिवेश देना भी अच्छा कार्य है, इसलिए ये भी ठीक है। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास या ड्रिल कर सके, यानी दोहराव कर सकें। तो दोहराव करना दोस्तों से ही, आप दोहराव करने से ही आप भाषा कार्य नहीं सीख सकते और व्याकरण का चरण इससे ही नहीं मान सकते। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसी कारण ये बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे और यही आपका सही हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? मुद्रित समृद्ध परिवेश, ये आपका मुद्रित समृद्ध परिवेश यानी चित्रित या छपा हुआ जो परिवेश देते हैं पुस्तकों में वो, तो ये तो ठीक है दोस्तों, जबकि नेगेटिव पूछ रहा है। इसके बाद ध्वनि पर चर्चा करेंगे। और ध्वनि विज्ञान, तो ध्वनि विज्ञान से मतलब ये होगा जैसे कि आप ए हो गया, इसके बारे में ऐसे क्या बनेंगे, जैसे अनार बनेगा, ये सब ध्वनि विज्ञान में हो गया। और डिस्लेक्सिया, ये भी आपका भाषा से संबंधित ही है। जबकि अवधारणा जो नहीं है ध्वनिक का मतलब आप दोस्तों हम ऐसे बताएं कि ध्वनिक का मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे कि छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं हम को, यानी जो भी हमें समझ में ना आए वो वाली ध्वनिक हो जाती है, जो ये भाषा की अवधारणा नहीं मानी जा सकती। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका होता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, ये तो हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं। लिखा है नोम चॉम्स्की के इस विषय पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है कि रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह का वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों यदि हम आप देखेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, सोते की जगह अगर हम यहाँ होते करेंगे तो ये ऑप्शंस आपका समझ में भी आ जाएगा, या ऐसे कहें ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लिखा है कि ऑप्शंस क्या हैं। व्याकरण दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद को व्यक्त करता है। तो दोस्तों इसमें तो व्याकरण दृष्टि से सही मान सकते हैं, लेकिन पसंद नापसंद का इसका कोई यहाँ संबंध नहीं है। लिखा है व्याकरण दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से नहीं, क्योंकि सोते की जगह अगर होते करते हैं तो अर्थ भी हो जाएगा, इसलिए अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसी का आंसर ये 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है परिणामतः, इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके योजक उपकरण हैं। योजक उपकरण जैसे कि इसलिए यह हुआ, इसलिए कह सकते हैं, इसके आगे आप बताओ, ये आपके आते हैं योजक उपकरण में। आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। लिखा है, पहला लिखा है
तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा होगी। तो दोस्तों बातचीत करने से ही खुशनुमा कक्षा नहीं होगी, तो इसलिए एक आंसर गलत हो जाए। समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला, ये भी कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। बोलना बंद करो नहीं तो बाद में पछताओगे, ये कहना भी अध्यापक को अच्छा नहीं लगता। ये लिखा है कृपया समूह में बैठिए और जो चित्र आपको दिए गए हैं इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये वाक्य बहुत ही शुद्ध हो जाएगा और सही हो जाएगा, इसलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो लिखा है वास बैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार कोई जांच का परीक्षण करें। तो सबसे पहले वास बैक की यदि हम दोस्तों बात करें, वास बैक का जो अर्थ होता है दोस्तों, वास बैक का अर्थ होता है किसी पाठ्य पुस्तक की रचना कैसे करते हैं। पाठ्य पुस्तक की रचना कैसी है, यानी उसमें पुस्तक की रचना कैसी है, उसमें किन किन टॉपिक का समावेश होना चाहिए, उसमें जो आपकी जैसे पठन सामग्री है, उसमें यदि पुस्तक है, पठन पुस्तक है, उसमें चित्र जैसे ए दिया है उसके साथ अनार का चित्र बना देना, इस तरह से, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो वास बैक का मतलब यही है कि उसकी पठन सामग्री में क्या क्या रखना है, ये सब कार्य को देखना वास बैक के अंतर्गत आता है। तो लिखा है कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करती है। तो ये आपका ठीक बात है कि कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित इसमें करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कि विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया गया हुआ संग्रह क्या है। तो पाठ्य पुस्तकों का नहीं हो सकता दोस्तों, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा संग्रह और आंकड़ों का आधार, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे लिखा है 117 लिखा है। तो इसमें लिखा है कि स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक विद्यार्थी आई की अवस्था में I+I स्तर के किस प्रकार के निवेश में अर्जन संभव है। तो इसमें आपका दिया है दोस्तों अबोधगम्य निवेश दिया गया है। इसके बाद आगे लिखा है कि भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। सचेत और सुविचारित नहीं दोस्तों, भाषा आपकी स्वाभाविक होती है, तो स्वाभाविक दोनों में है, और सुविचारित नहीं होती दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सुविचारित का मतलब कि पहले से ही जिसके अंदर विचार हो, लेकिन बच्चों में पहले से ही कोई विकसित विचार नहीं होते, उसके विचार नए या बच्चे में या व्यक्ति में नए विचार जन्म लेते हैं और वे अवचेतन कहलाते हैं, और जब वे समझ जाते हैं या उसका अर्थ निकल जाता है वो चेतन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है नेक्स्ट कि भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। यह भारत के संविधान की 8वीं सूची है, तो अंग्रेजी इसमें कहीं नहीं है। यह भारत संघ की सहकार्यालयी भाषा है। तो दोस्तों सहकार्यालयी भाषा के रूप में ये 1963 में ली गई थी, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है लास्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर अधिगम्य बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। बोधगम्य का मतलब हो गया दोस्तों कि अपनी तर्क शक्ति जानना, अपने अंदर ज्ञान विकसित करना। तो इसमें होगा दोस्तों शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री। तो यही आपका सही हो जाएगा, थोड़े ऊंचे स्तर की, ताकि दोस्तों जब ज्ञान हो जाएगा तो वो थोड़ा बोधगम्य कहलाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।